नमस्कार, एक बार फिर से मैं तृप्ति कुजूर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि अभी तक हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वीडियो सीरीज़, इसमें हमने प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, आधुनिक भारत को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम कुछ बिंदुओं को देख लेंगे, कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे जिनके आधार पर हमको ये पूरा आधुनिक भारत जो है वो पढ़ना है। हम एक दो पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि आधुनिक भारत को किस समय से कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है ना भाई। जब जब मुगल साम्राज्य समाप्त होता है तो मुगल साम्राज्य के समय पर ही क्या होता है, अंग्रेज़ों का आगमन, 1600 के लगभग अंग्रेज़ों का आगमन होता है, पुर्तगालियों का आगमन होता है, अंग्रेज़ों का आगमन होता है। और प्रारंभ में तो ये दोनों पैरेलली चलते हैं, लेकिन धीरे 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 करके अंग्रेज क्या करते हैं, जो भारतीय सत्ता है उस पर अपना कब्जा करते हैं। और पहले जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी, अब वो क्या होने लगती है, यहाँ पर अपना प्रशासन चलाने लगती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ में एक और चीज़ आती है कि जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए जो आधुनिक भारत है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। अभी आप देखे होंगे 4-5 दिनों से कोई वीडियो नहीं आया है। उसके पीछे रीज़न ये था कि आप लोगों को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ने के लिए समय था। सर बता ही चुके हैं टेस्ट के बारे में, तो वो होगा ही। तो ये जो 4-5, मैं विश्वास करती हूँ कि जो 4-5 दिनों का जो आप लोगों को गैप मिला है, उसमें आप लोग पुरानी जितनी भी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो भी पोर्शन है उसको ज़रूर कवर किए होंगे। तो हम जब आधुनिक भारत शुरू करेंगे तो पूरे फ्रेश दिमाग से बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखो तो हिस्ट्री में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आधुनिक भारत से। ठीक है, किससे आते हैं, आधुनिक भारत से। इसलिए हमको इसमें छोटी छोटी डिटेल्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको प्राचीन भारत में उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलेगा और मध्यकालीन में नहीं मिलेगा। आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मिलेंगे कि हाँ हम इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो इसका हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी में से आते हैं। इसलिए मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे रेड पेन से लिख दिया है। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अभी तक तो हम सिर्फ पढ़ते जा रहे थे, ओके। लेकिन इस वाले सेक्शन में, जो आधुनिक भारत वाला सेक्शन है, इसमें मैं कोशिश करूँगी कि लगभग हर वीडियो में या हर दूसरे वीडियो में जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए हमने नवीन स्वतंत्र राज्य के बारे में बात किया सबसे पहले, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा है ना, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, आप लोगों को एग्ज़ाम्स में, बीते दिनों में जो एग्ज़ाम पीएससी ने, जो सीजीपीएससी में जो एग्ज़ाम्स आए हैं, एमपीपीएससी में जो एग्ज़ाम्स आए हैं, यूपीपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं, सॉरी है ना, जो क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड, व्यापम में जो आया है, एसएससी में पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा उसको हम लोग क्या किया करेंगे, क्लास में उस पर चर्चा कर लिया करेंगे। इससे होगा ये कि ना सिर्फ आपका ये तैयार होगा, बल्कि आप अपने आप को क्वेश्चन वाले फॉर्म में भी ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। तो इन चीज़ों को हम जो आधुनिक भारत वाला सेक्शन है इसमें इस चीज़ को ज़रूर अपनाएंगे ताकि आप लोग इसको भूलो मत। और जैसा हमने पहले ही कहा है कि पुरानी बातों को भूलना नहीं है और नई बातों को याद रखना है। तो जहाँ जहाँ पर मौका मिलेगा हम पुरानी चीज़ों को क्या करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। साथ ही साथ जब ये टॉपिक चलता है आधुनिक भारत का, आप एक काम कीजिए, हर दिन जब मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगी, है ना, क्योंकि ये लंबा चलेगा थोड़ा सा, तो जब मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगी, आप एक टॉपिक आधुनिक भारत का पढ़िए और एक भारत मध्यकालीन या प्राचीन भारत का पढ़िए। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, दोनों साइड से कवर करते चलेंगे ताकि आप लोग ना तो उसको भूलो ना तो इसको भूलो। ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि जल्दी ही कोचिंग्स जो है वो ऑफलाइन क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, जल्दी ही खुले, इस बात की कामना करते हैं ताकि आप लोगों को भी चीज़ें आसानी से समझ में आए।
चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं तो जैसा हमने पहले ही बात किया कि मुगल साम्राज्य के समय से जब अंग्रेज आते हैं तो वो जो एक समानांतर वाला समय चलता रहता है, तो हम मुगलों को देखते हैं कि धीरे धीरे मुगल शासक जो है, विशेषकर औरंगजेब के बाद क्या होने लगते हैं, मुगल शासक कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं, मुगल शासक कमज़ोर होने लगते हैं। और 1857 आते तक, है ना भाई, 1857 की क्रांति तक मुगल साम्राज्य पूरी रीति से खत्म हो जाता है और ब्रिटिश सत्ता का क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है। इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि जब जैसी जैसी जो मुगल साम्राज्य है वो कमज़ोर होता जाता है, उसके जो सामंत हैं उससे उसके अंडर के जो दूसरे राज्य हैं ना, दूसरे उसका जो आदेश मानते हैं, उसकी जो अधिसत्ता जो स्वीकार करते हैं, ऐसे राज्य जब मुख्य राजा या मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है तो ऐसे जो राजवंश हैं या ऐसे जो राज्य हैं वो क्या होने लगते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। जिनमें से सबसे पहले नाम आता है बंगाल का, मैसूर का, अवध का, उसके बाद हैदराबाद का, फिर पंजाब, और उसके अलावा भी कुछ और अन्य राज्य हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी है कि ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है, इसको आप लोग भी एज इट इज़, जहाँ से भी आपका आधुनिक भारत वाला सेक्शन शुरू होगा, नोट्स तो आप लोगों को सर वैसे भी बोल ही दिए हैं, है ना, बनाने के लिए। मैं भी आप लोगों को बहुत दिन से बोल रही हूँ, तो एज इट इज़ इसको बनाइएगा। ये जो फॉर्मेट आपको है ना, सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि आज की इस क्लास में हम ना सिर्फ इन टॉपिक्स को देखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आज की ये 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जितने देर का भी ये वीडियो बनता है, इस पूरे वीडियो में हम आधुनिक भारत शुरू करेंगे और स्वतंत्रता तक ख़त्म करेंगे। तो आपको एक ब्रीफ एक नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से चलता है। और ये पूरा जो आधुनिक भारत है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती जाती है। ठीक है, हम देखते हैं रोलेट एक्ट आया, यहीं पर आप देख लीजिए, रोलेट एक्ट आया, तो रोलेट एक्ट का क्या बोलते हैं, आंदोलन, उसको वो करने के लिए क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में ही क्या आया, उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग आंदोलन हुआ, वहाँ पर हत्याकांड हुआ। उसके लिए क्या किया गया, उसका आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हुआ। तो हम देखेंगे फिर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। फिर तो क्या देखते हैं हम कि जो पूरा आधुनिक भारत है ना भाई, जो पूरा आधुनिक भारत है वो किस पर डिपेंड करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन असफल होता है। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम लेके आती है, जिसके तहत क्या होता है, 37 में प्रांतीय चुनाव होता है। ठीक है, फिर प्रांतीय चुनाव होता है। फिर उसी बीच में 39 में ही त्रिपुरी का अधिवेशन भी होता है कांग्रेस का। और क्योंकि इस प्रांतीय चुनाव में इसी साल क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इस विश्व युद्ध शुरू होने के कारण ही क्या होता है, सब लोग त्याग पत्र दे देते हैं, है ना भाई, त्याग पत्र देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हुई चलते जाती है। तो ये जो आज का वीडियो है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसलिए साबित होगा कि अगर आप आज के वीडियो को ही अच्छे से देखते हो तो आपको आधुनिक भारत की जो पूरी रूपरेखा है, मैं सिर्फ टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँ कि हाँ देखो रोलेट एक्ट के बाद हमको जलियांवाला बाग पढ़ना है, जलियांवाला बाग के बाद हमको खिलाफत पढ़ना है, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम इन सब को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो आज भी हम जो पढ़ेंगे वो इसी तरीके से थोड़ा एक शॉर्ट में देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को समझते हुए आप भी अपनी पढ़ाई करेंगे। ओके, चलिए, तो हम नवीन स्वतंत्र राज्यों में थे। तो क्या होता है, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होता है, दूसरे जो राज्य हैं वो क्या करने लगते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, एक एक करके, जिसमें हम देखते हैं बंगाल, मैसूर, अवध, हैदराबाद, पंजाब, और इसके अलावा भी कुछ और राज्य हैं जो स्वयं को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। इससे ये होता है कि इस समय पर देश में कोई भी एक बड़ा साम्राज्य नहीं रहता है। ठीक है, क्या रहता है, देश में विभाजन, छोटे छोटे अलग अलग साम्राज्य हैं, लेकिन कोई एक बड़े साम्राज्य का अभाव हो जाता है।
उस समय भी अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा मुगल ही था, ठीक है, क्योंकि जब यूरोपीय आए थे, जब अंग्रेज आए तो वो लोग मुगलों से ही परमिशन लिए थे व्यापार करने का, है ना, हम पढ़ते हैं उसको। तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो समय था, मतलब हम एक इस वजह से हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला इस वजह से क्या होते जा रहा है, भारत का जो पूरा जो नक्शा है या भारत जो राज्य है वो क्या होते हैं, बिखराव देखते जा रहे हैं, ठीक है। बस इसको लेके चलते रहेंगे ना, कुछ कुछ शब्द मैं लिखूंगी उनको लेके हम चलते रहेंगे। तो क्योंकि सब लोग अपने आप को स्वतंत्र कर ले रहे हैं, अपने लिए स्वतंत्र शासन की स्थापना कर रहे हैं, तो एकजुट शक्ति की अब कमी होते जा रही है और भारत जो है वो कैसे होते जा रहा है, बिखरा हुआ साम्राज्य हो रहा है, ठीक है। भारत, जिस भारत को हम आज जानते हैं वो एक साथ नहीं रह के अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में क्या होते जा रहा है, बट गया है। इसी समय में इसके समानांतर ही हम देखते हैं कि लगभग 1500-1600 का जो समय है, उस समय पर भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, ठीक है। नक्शा में मैं आप लोगों को बाद में जब हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को उसको नक्शे में समझाऊंगी कि कहाँ पर क्या है। तो हम देखते हैं कि जो यूरोप है, तो ये जो समय रहा है 1500-1600 का समय रहा है, यूरोप के लिए ये एक तरीके से व्यापारिक क्रांति का समय रहा है। क्यों व्यापारिक क्रांति का समय रहा है भाई? तो व्यापारिक क्रांति का समय वो इसलिए रहा है क्योंकि उस समय पर जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ के बहुत सारे जो देश थे, है ना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश और इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जो लोग क्या किए थे, अपने साम्राज्य अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए, अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लोग क्या निकले, खोज पर निकले। इसका रीज़न ये था कि पहले अरब साइड से, है ना, अरब और तुर्की साइड से जो मार्ग हुआ करता था, जो हम इसको पढ़ेंगे तब मैं मैप में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, तो जो मार्ग हुआ करता था भारत आने का या एशिया की तरफ आने का, उस पर जो है वो क्या कर लिया था, कुछ समुदाय ने, कुछ राज्यों ने उस पर कब्जा कर लिया था और वो जो रास्ता था उसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और क्योंकि उन रास्तों को बंद कर दिया गया, अब जो यूरोपीय कंट्री है ना, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं, उनको अपने व्यापार के विस्तार के लिए नए मार्गों की खोज थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो लोग भारत के बारे में पहले नहीं जानते थे, भारत के बारे में तो जानते थे, ठीक है, लेकिन जो रास्ता था यहाँ से व्यापार करने का वो क्या था, वो बंद हो चुका था। तो उसी को देखते हैं हम कि उस समय पर मतलब वो पूरा दौर ही चला कि नए राज्यों की खोज की जाए, नए देशों की खोज की जाए और वहाँ पर जाकर जो यूरोप का या ब्रिटेन का, पुर्तगालियों का, इनका जो व्यापार है उनको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सबसे पहले अलग अलग निकलता है, अलग अलग जो कंट्रीज है वो लोग निकलते हैं, लेकिन जो पुर्तगाली रहता है, कौन, वास्को डी गामा, हम देखते हैं ये भारत का जो क्षेत्र है वो क्या करता है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से, है ना, जो केप टाउन वाला क्षेत्र है, वहाँ से होता हुआ केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है और सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली भारत में आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर बोलचाल की भाषा में ये ज़रूर कह सकते हैं क्या, कि मतलब ऐसा कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन भारत ऐसा नहीं कि उसने खोज की, उसने बस रास्ता ढूंढा, क्योंकि भारत उससे पहले भी क्या कर रहा था, विदेशों से क्या व्यापार कर रहा था। हमने गुप्त काल में देखा था, हमने आपका मुगल काल में देखा था, बाहर सब चीज़ें आती थी, ठीक है, भारत में ये भी आया, क्या बोलते हैं, आपका सिकंदर भी आया। तो ऐसा नहीं है कि भारत की खोज की, लेकिन बोलचाल की भाषा में ऐसा कह दिया जाता है, ओके। तो जो है पुर्तगाली, है ना, सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली। वास्को डी गामा जो है वो केप टाउन के रास्ते, जिसको हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, उस रास्ते से क्या करता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कौन है, पुर्तगाली आते हैं, फिर देखते हैं हम कौन आता है, डच लोग आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के बाद जो है वो डेनिस आते हैं, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आते हैं और फ्रांसीसियों के बाद स्वीडिश आते हैं। तो आपको ये जो सीक्वेंस है उसको याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे अंत में कौन आए, स्वीडिश आए। एग्जाम में कभी कभी इनका जो रैंक है ना भाई, मतलब ये किस सेक्शन में आए, किस क्रम में आए, ये भी क्या करता है, पूछता है एग्जाम में। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए फिर हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ तो और लास्ट में कौन आता है, सबसे लास्ट में स्वीडन आता है ना, उन लोगों को क्या कहते हैं, स्वीडिश कहा जाता है। तो स्वीडन जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो आपको ये इसका क्रम याद रखना है। दूसरी चीज़ हम एक और देखते हैं कि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अंत में जाते हैं। हम बहुत बाद में इनसे मुक्त आज़ादी के बाद हम अपने देश का कुछ भाग जो है, आपके लिए सवाल है कि आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी जगह है ना, वो भारत का वो कौन सा जगह है या कौन सा राज्य है जिसको स्वतंत्रता के पश्चात पुर्तगाल जो है वो भारत को देता है, ठीक है, किसका कब्जा था, ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाल आता है, और सबसे बाद में कौन जाता है, पुर्तगाल ही सबसे बाद में जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्वीडन तक मुख्य रूप से ये लोग यूरोपीय यात्री, यूरोपीय कंट्री लोग जो हैं वो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी यहाँ पर अपने साम्राज्य का, अपने व्यापार का विस्तार किया, यहाँ तक कि विस्तार किया कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया, शासन भी किया, कुछ मतलब कुछ क्षेत्र, सब में नहीं, कुछ क्षेत्रों में शासन भी किया। इन्होंने अपनी ब्लू सी जो नीति थी उसको, पॉलिसी था उसको भी चलाया। इन लोगों ने यहाँ की महिलाओं से विवाह किया ताकि उनसे जो बच्चे हो वो क्या हो, पुर्तगालियों के लिए लॉयल हो, ठीक है, पुर्तगालियों के लिए लॉयल हो। तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ के राजाओं को भी परास्त किया, क्षेत्रों को जीता, और इनका संघर्ष भी अंग्रेजों से हुआ। दूसरा फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी क्योंकि ये भी लंबे समय तक भारत में रहते हैं और समानांतर रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो युद्ध है, आपसी संघर्ष जो है वो भारत में हमको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी जो रीजन है वो भारत के आंतरिक मामले होते हैं और कभी कभी रीजन जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में जो संघर्ष चलता है, तो वहां पे युद्ध छिड़ा तो यहाँ पे भी युद्ध छिड़ गया। इस तरीके के संघर्ष भी हमको इन दोनों ही देशों के बीच में मिलते हैं। लेकिन फाइनली जो अंग्रेज है वो फ्रांसीसियों को भी यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद पूर्ण रीति से यहाँ पर क्या करते हैं, अपना शासन चलाते हैं, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पहले व्यापार को बढ़ाया, अपने जो फैक्ट्रीज थी उसको लगाई, है ना, फिर उसके बाद में बिना टैक्स के व्यापार करे उसको उन्होंने हासिल किया, उसका गलत फ़ायदा उठाया, किलेबंदी की, और धीरे धीरे ऐसे करते करते साम्राज्य आया। 1857 की क्रांति के बाद में हम देखते हैं कि रानी ने सीधे उसमें इंटरफेयर किया, है ना भाई, रानी का जो सीधा इंटरफेयर था वो होने लगा, ब्रिटेन की महारानी का सीधा इंटरफेयर हुआ और अब प्रशासन चलने लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फाइनली जो अंग्रेज है वो भारत पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं रहते, ये लोग भी रहते हैं, लेकिन ये लोगों का जो मुख्य केंद्र होता है वो दूसरे कुछ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कुछ जो है वो नीदरलैंड में चले गए। तो हम देखते हैं कि हाँ, है ना, तो इस तरीके से देखते हैं कि ये लोग कुछ जो है वो भारत में आते हैं, लेकिन अगर इनका दाल भारत में नहीं गलता तो ये कहाँ चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। फिर जब अंग्रेज सबको हटा देते हैं यहाँ से, तब हम देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं, है ना, उनका भारत में किस तरीके से उदय होता है और उनके साम्राज्य की किस तरीके से स्थापना होती है। अब
बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं बाहर से आई रहूं और मुझे यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करनी है तो मैं उसको किस तरीके से कर सकती हूँ, है ना भाई। ये सवाल आता है कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर, है ना भाई, इस क्षेत्र के जो पहले से राजा हैं, वो राजा जो इस क्षेत्र पर राज्य करते हैं, उनके प्रशासन को, उनके शासन को मैं क्या करूँ, हथिया लूँ। ठीक है, यही तो हो सकता है ना। मैं मोल दे के तो नहीं खरीद सकती, मैं क्या कर सकती हूँ कि उनको हटा के क्या कर लूँ, उनके साम्राज्य को अपने हाथ में रख लूँ। इसके लिए अंग्रेजों ने मुख्य रूप से 2 नीतियां अपनाई। पहला तो था युद्ध नीति, और जब वो देखे कि ये जो है बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जनता जो है वो क्या कर ले रही है, उनके विरोधी हो जा रही है, तब उन्होंने दूसरी नीति अपनाई, हड़प नीति। ठीक है, पहली नीति क्या थी, युद्ध से उन लोगों ने जीता, दूसरी नीति उन्होंने हड़प नीति अपनाई, और तीसरी हम देखते हैं जो बहुत कम उसमें चली, तीसरी नीति थी कि ये लोग कूटनीति के तहत क्या करते थे, धोखा से, है ना, कूटनीति के तहत साम्राज्यों को क्या कर लेते थे, अपने अंदर में शामिल कर लिया करते थे। तो जो प्रारंभ में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इन लोगों को हम देखते हैं, उसको हम दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इन सेक्शंस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश शक्ति के उदय में कि इनका जो संघर्ष है सबसे पहले बंगाल से होता है। ठीक है, हम इसको पर्टिकुलर अलग से पढ़ेंगे, बंगाल व ब्रिटिश शक्ति का आपसी संघर्ष को हम पढ़ेंगे। तो बंगाल के साथ इनका संघर्ष होता है, फिर हम देखते हैं मैसूर के साथ इनका संघर्ष होता है, मराठों के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसको हमने बहुत हद तक मराठा वाले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। फिर सिखों के साथ इनका संघर्ष होता है। तो जब हम सिखों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी के साथ में आप लोगों को ना सिख समुदाय का, सिख वाला एक बचा हुआ था, है ना भाई, मुझे सिख संप्रदाय के लिए एक अलग से वीडियो बनाना था, लेकिन वो मैं बना नहीं पाई हूँ। तो जब हम लोग सिख संप्रदाय पढ़ेंगे ना, ब्रिटिश शक्ति और सिख संप्रदाय वाला, तभी मैं उसको पूरा टॉपिक को आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंध का विलय यहाँ पर हो गया, फिर नेपाल के साथ इसका युद्ध, बर्मा को किस तरीके से अलग किया गया, उसके साथ युद्ध, अफगानों के साथ युद्ध, तिब्बतियों के साथ में युद्ध। तो हम देखते हैं, इसके अलावा भी और है, मगर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इन जो मजबूत जगह है, जैसे कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा और बहुत मजबूत क्षेत्र हुआ करता था। फिर मैसूर भी एक इंपॉर्टेंट है, मराठा एक इंपॉर्टेंट शक्ति है, उत्तर भारत की तरफ में सिख जो है वो एक इंपॉर्टेंट शक्ति है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश शक्ति जो है वो क्या करती है, पूरी तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों को युद्ध करके उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना भाई, क्या करती जाती है, जीतती जाती है उनको। ठीक, और अपने साम्राज्य का स्थापना करती जाती है। प्रारंभ में तो ये व्यापारिक रूप से अपने आप को विस्तार करते हैं और बाद में प्रशासनिक रूप से विस्तार करते हैं। इन सब के बाद हम देखते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब अंग्रेज जो है वो अब सत्ता में आने लगे हैं, सत्ता में मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रही हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब सत्ता में आने लगी है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या होता है, अब होता है, इन सब का परिणाम ये होता है कि 1857 की क्रांति हो जाती है। अब 1857 की क्रांति क्या है भाई, तो हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं इसको। 1857 की क्रांति जो है वो मंगल पांडे से शुरू होती है। ठीक, मंगल पांडे शुरू होती है, पूरे देश में चलती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, इस क्रांति में अंग्रेज़ों का विरोध किया जाता है। हालांकि अगर इसको देखा जाए, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ये देश में चलता है ना, तो हालांकि देखा जाए तो अंग्रेज़ जो है वो इसका दमन कर देते हैं, कंपनी जो इसका दमन कर देती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अब महारानी, मतलब अभी तक कंपनी जो चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब चला रही थी तो वो सिर्फ अपना फायदा देख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो महारानी है वो इस पर इंटरफेयर करती हैं, और अब ये होता है कि महारानी का सत्ता आता है तो चीज़ें कुछ हद तक, पूरी नहीं, कुछ हद तक सुधरती हैं, थोड़ी सी चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद भारत में महारानी का सीधा, या जो ब्रिटेन का जो संसद है उसका सीधा इंटरफेयर कहाँ पर हो जाता है, भारत में हो जाता है।
आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि धार्मिक सामाजिक सुधारों को, ठीक है। तो जो धार्मिक सुधार होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने उस समय पर भारत में फैली हुई धार्मिक और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके लिए क्या किया, आंदोलन चलाया, उनको हम देखेंगे। आप तीनों ही सेक्शन में देखोगे, देखो जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने देखा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों ने ही समाज सुधार, धर्म तो था लेकिन समाज सुधारकों का काम किया, ठीक है। फिर जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो हम देखते हैं क्या, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इन्होंने समाज सुधार और धर्म में सुधार का प्रयास किया। अब जब हम आधुनिक भारत को में आते हैं तो हम आधुनिक भारत में देखते हैं कि जो धार्मिक सामाजिक सुधार है ये क्या करता है, ये समाज में विस्तार, जैसे कि सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, जाति ऊंच नीच वाला जो बात है उसको, और इस विधवा विवाह है, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, मतलब विधवा विवाह को सपोर्ट किया और बाकी चीज़ों का क्या किया, विरोध किया। तो ऐसी बहुत सारी क्या होती है, और अपनी अपनी शिक्षाओं का प्रसार भी किया। तो क्या होता है कि ये लोग अपनी, एक सेकंड, ठीक है, तो इस तरीके से धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से हिंदू समाज में हुआ उसी प्रकार से जो इस्लाम है ना, मुस्लिम सुधार आंदोलन भी चलाए जाते हैं ताकि उसमें व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको भी क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो जैसे कि हम देख रहे थे प्राचीन कालीन भारत में भी सुधार आंदोलन हुआ, मध्यकालीन में भी हुआ और आधुनिक भारत में हुआ। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि जब जब समाज में क्या होता है, कुरीतियां आती हैं, तो कोई ना कोई उसके लिए अगेंस्ट में क्या होता है, खड़ा होता है। कभी भी आपको सामाजिक सुधार के बारे में अगर कभी कोई रैंडम क्वेश्चन आया तो आप ये तीनों चीज़ों को क्या कर सकते हो, अलग इतिहास के अलग अलग टाइम पीरियड की अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी, चलिए फिर हम उसके बाद क्या देखेंगे, तो हम इसके बीच में थोड़ा सा किसान और मजदूर आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन देख लेंगे। किसानों ने अंग्रेज सरकार और उस समय पर किस तरीके से आंदोलन किया, क्यों आंदोलन किया भाई, तो हम पाएंगे कि कर्ज बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था, नहरों से पानी लेने के लिए बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, किसानों को पूरी तरीके से चूस ले रही थी। फिर हम इसमें कुछ और तिलकटिया पद्धति के बारे में देखेंगे, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो देखेंगे कि इस तरीके से कि जो ब्रिटिश सरकार है वो किस तरीके से किसानों पर फोर्स करती है और किसान किस तरीके से उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसके साथ ही साथ हम मजदूर आंदोलनों को भी देखेंगे कि ना सिर्फ अंग्रेज बल्कि उस समय पर जो जमींदार हुआ करते थे, है ना भाई, वो भी क्या करते थे, मजदूरों पर अत्याचार करते थे। तो उनका भी विरोध करने के लिए मजदूर क्या करते हैं, मजदूर आंदोलन चलाया जाता है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे 1885 में, ठीक है, 1885 में जब INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। उसको हम अच्छे से देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। फिर उस समय पे कुछ प्रमुख संगठनों को देख लेंगे और उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उसके प्रमुख अधिवेशनों को देख लेंगे, ठीक है। पहले अधिवेशन से शुरू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे, याद रखिएगा ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखेंगे कि इस समय पर इसका जो सीधा संबंध है ना, आपका जो अधिवेशन है उसका सीधा संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होता है। चाहे हम लखनऊ समझौते की बात करें तो हम देखेंगे कि लखनऊ समझौते कहाँ पर हुआ था, लखनऊ का एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फिर चाहे हम स्वराज पार्टी की बात करें, उससे पहले अधिवेशन हुआ है। आपका असहयोग आंदोलन की बात करें, उससे पहले अधिवेशन हुआ है और वहीं पर क्या किया गया है, इसको पास किया गया है। फिर हम सूरत अधिवेशन देखते हैं कि जब कांग्रेस दो भाग में बट गया। फिर हम
त्रिपुरी अधिवेशन देखते हैं जब स्वराज की घोषणा की गई। तो बहुत सारे इनके अलावा भी और भी इम्पॉर्टेंट क्या है अधिवेशन है जिनको हमको पढ़ना है ताकि हम क्या कर सके, उनको समझ सके। और एग्जाम में ये सीधा सीधा आता है ना, तो इसलिए हम इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस तरीके के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनको हम देखेंगे कि उनका क्या योगदान रहा। ठीक है, पहली चीज उनका क्या योगदान रहा भारत की स्वतंत्रता पर। दूसरा, वो कौन कौन सी घटना आंदोलनों से जोड़ी जाती है और उसका किस तरीके से वो आगे उसका क्रियान्वयन होता है। हम सब जानते हैं कि जो गांधीवादी विचारधारा थी, है ना, कांग्रेस की विचारधारा या गांधीवादी जो विचारधारा थी वो उग्र नहीं थी। वो कहती थी शांति के साथ में असहयोग अहिंसा के साथ में हम क्या करेंगे, इस देश को आज़ाद करवाएंगे। लेकिन जो क्रांतिकारी मान्यता थी उसमें उनका ये मानना था कि अगर हमको हमारे देश को स्वतंत्र कराना है ना भाई, अगर हमको हमारे देश को स्वतंत्र कराना है तो हमको ये चाहिए कि हम इनका क्या करें, क्या बोलते हैं, ये जो आंदोलन जो अंग्रेज है उनको गोले और बारूद से, बंदूकों से क्या करें, जवाब दे। उनका एक मत ये उनका इस तरीके से कहना था कि वो लोग भी यूज़ करते थे, है ना, ब्रिटिश जो है वो भी यूज़ करते थे, अंग्रेज भी। तो ये था कि उनको उन्हीं की भाषा में अगर हम जवाब देंगे, गोली चलाकर, बंदूक चलाकर, बमबारी करके, ठीक है, अगर हम उतना ही क्रांतिकारी तरीके से जवाब देंगे तभी उनको समझ में आएगा और वो लोग हमारे देश को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये विचारधारा थी क्रांतिकारी आंदोलन की। और इसी के अंतर्गत हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह है, ठीक है, और जो भी प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी घटनाएं हुई उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास आ जाएंगे, ठीक है। तो भारत में शिक्षा का किस तरीके से विकास होता है। तो जब अंग्रेज सरकार भारत में आई, ठीक है, तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे, जो आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो उस समय संविधान वाले पोर्शन में पढ़े होंगे संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। तो उसके पहले सेक्शन में, दूसरे इसमें देखते हैं हम कि आपका महारानी है वो कहती है कि आप जो है कंपनी को कि आप 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च कीजिए, ठीक है। तो वो करती है। बाद में जब ब्रिटिश सरकार आती है, रानी की सत्ता आती है, या ब्रिटेन का जो संसद है उसकी सत्ता भारत पर आती है, तब वो भी शिक्षा को विस्तार करने के लिए काम तो करते हैं। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय आता है तो हम इस समय पर पाते हैं कि क्या किया जाता है कि उनकी जो स्कूल्स हैं, है ना, उनको क्या कर दिया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जाती है, उसको भी हम इसमें देखेंगे। और हम देखेंगे कि जो उनका उद्देश्य था, अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो कर्मचारी बनाना था, ठीक है। किस तरीके से कि जो अंग्रेजों की सत्ता चल रही है उस सत्ता को चलाने के लिए कर्मचारी बनाना, ये उनकी नीति, उनकी शिक्षा का नीति थी। लेकिन किस तरीके से भारत में उसका परिवर्तन हुआ, किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का निर्माण किया गया, ठीक है, किन किन लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया, इन सब को हम किस में पढ़ेंगे, भारत में शिक्षा के विकास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं भारत में समाचार पत्रों का विकास। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके अंतर्गत देखते हो कि जो पूरा चाहे आप राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करो, चाहे आप राष्ट्रीय आंदोलनों की बात करो, ठीक है, चाहे आप बात करो क्या बोलते हैं, चाहे आप इसकी बात करो, है ना भाई, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्रामों की बात करो, इन सभी समय पर क्या किया गया था,
जो पत्रकार है, पत्रकार नहीं, पत्रों के माध्यम से, पत्रकारिता के द्वारा, पत्रों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यमों से, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो क्या बोलते हैं 15 दिन में हो, चाहे मासिक हो, है ना, इन सभी के को यूज़ करके क्या किया गया था, देश में स्वतंत्रता का पैगाम फैलाया गया था और क्या किया गया था, सबको जागरूक किया गया था, है ना भाई। तो ये चीज़ हम समाचार पत्रों के माध्यमों से देखते हैं। क्रांतिकारियों ने भी इसका इस्तेमाल किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों ने किया था, क्रांतिकारियों ने भी इसका इस्तेमाल किया था। लाइट चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, जब तक इसमें हम मैनेज करते हैं। तो हम देखते हैं कि समाचार पत्रों का क्या किया था, उसमें विकास, है ना। तो इसके अंतर्गत हम प्रमुख समाचार पत्र देखेंगे, ठीक है, और उसको किसने लिखा, मतलब ये वो किसका समाचार पत्र था, गांधी जी ने उसको प्रकाशित किया या किसने प्रकाशित किया, उन सबको इसमें हम पत्र और समाचार पत्रों को देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा आधुनिक भारत वाला पोर्शन है, पोर्शन का ये फर्स्ट स्टेज जो है वो खत्म होता है। अगर मेरे से कहा जाए, मैं अगर बोलूँ तो अगर मैं आधुनिक भारत को लूँ तो मैं आधुनिक भारत को 3 भागों में बांटती हूँ। पहला तो भाई आपका नवीन स्वतंत्रता से लेके ये सारी चीज़ें पढ़ने की दृष्टिकोण से है, बांटा नहीं गया है, लेकिन आपको याद रहे इसलिए कि जो भी चीज़ें हैं जो हमारे इन सब चीज़ों को, है ना, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को सपोर्ट करती है, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे कांग्रेस का स्थापना हो, किसान मजदूर आंदोलन हो, तो चाहे 1857 की क्रांति हो, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं क्या बना रही थी, एक बेस बना रही थी। क्यों? ताकि भारत में आज़ादी के लिए अच्छे से लड़ा जा सके, भारत में आज़ादी को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए क्या बना रहा था, वो एक तरीके से एक बेस का निर्माण कर रहा था। ओके, फिर हम देखते हैं, तो इसको हम एक भाग में बांट सकते हैं। दूसरा भाग जो है वो हम बांट सकते हैं कहाँ तक, आपका 40 तक, ठीक है, 1940 से, मतलब 1905 से लेके 1940 तक का एक भाग बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, है ना भाई, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो मुख्य आंदोलन हुए हैं, जो मुख्य घटना हुई हैं, जिनका असर हुआ है, उन सभी चीज़ों को किसमें शामिल किया गया है, इस वाले सेक्शन में शामिल किया गया है, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आता है, फिर क्रिप्स मिशन द्वारा में आता है, और फिर अंत में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में ये क्या होता है, समाप्त होता है। और जो तीसरा स्टेज आता है उसमें हम देखते हैं कि अब अंग्रेजों को, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है ना, तो इसमें अंग्रेजों को पता चल जाता है भाई अब तो हमारा दाल नहीं गलने वाला, और इसी के तहत वो लोग क्या करते हैं, भारत को छोड़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ से हटते हैं, धीरे धीरे करते हैं। इसी संदर्भ में हम क्या देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, शिमला सम्मेलन होता है भारत में 46 तक, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, फिर उसी के साथ में अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाता है, और फिर ऐसा करते हुए अंत में क्या होता है, भारत जो है वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। तो अगर मेरी बात करेंगे तो मैं 3 भागों में बांटूंगी, हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से पहला भाग हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे भाग में जब आते हैं तो इस दूसरे भाग में हम पूरी तरीके से किसको देखेंगे, उन आंदोलनों को देखेंगे और उन घटनाओं को देखेंगे जिसने भारत की स्वतंत्रता को क्या किया, सुनिश्चित किया, जिसने भारत की स्वतंत्रता को क्या किया, मजबूत किया और उसके लिए रास्तों को खोला। इसी कड़ी में सबसे पहले आता है 1905 का बंग भंग आंदोलन। ठीक है, क्या होता है भाई, क्या है बंग भंग आंदोलन, कई बार आपको ये पूछेगा, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन जो है वो क्या होता है, 1905 में ब्रिटिश सरकार जो रहती है वो एक निकालती है, आदेश निकालती है, जिसके तहत क्या किया जाता है, बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, बोला जाता है कि बंगाल जो है अब वो अलग सेक्शन है।
तो बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है और इसका विरोध जो है वो क्या होता है, पूरे देश में चलता है। ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध जो है वो पूरे देश में चलता है। फिर हम देखते हैं और बाद में इसको 1911 आते तक इसको वापस भी ले लिया जाता है। फिर हम देखते हैं 1905 में तो बंग आंदोलन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो कैसा था, देश के लिए था, है ना, वो भी क्या बोलना चाहिए, अंग्रेजों के विरुद्ध था। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि बाद में इनका जो उद्देश्य बन जाता है वो सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए ही बन जाता है। ठीक है, एक अलग देश बनाने के लिए या एक संप्रदायवादी है ना, संप्रदायवादी साम्राज्य की स्थापना करने के पीछे इनका जो उद्देश्य है वो चला जाता है। फिर हम आएंगे सूरत अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। तो इस समय तक क्या होता है, 1885 में जो कांग्रेस का निर्माण होता है, विचारधाराओं में इनके परिवर्तन होता है और कांग्रेस जो है वो दो गुट में बट जाती है। 1907 में का जो अधिवेशन होता है स्पष्ट रूप से दो धाराएं हो जाती है, एक जो कहलाती है नरम दल और एक जो कहलाती है गरम दल, है ना भाई। नरम दल जो है वो क्या है, वो लोग सॉफ्ट स्पोकन है, प्लीज प्लीज कर दो, है ना, लेटर लिखेंगे, हम शांति से यहाँ पर धरना देंगे कि नहीं कर दो, देखो भाई हम चक्का जाम नहीं करेंगे, चुपचाप करेंगे, ऐसा वाला किसका विचार था, नरम दल का था। लेकिन गरम दल का क्या था, ऐसा नहीं कि वो लोग हथियार लेके निकल गए, लेकिन उनका कहना था कि हम अब इसकी कड़ी निंदा करेंगे, विरोध करेंगे और रैली निकालेंगे, चिल्ला चिल्ला के रैली निकालेंगे। ठीक है, अगर हम हड़ताल भी बैठ के कर रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला के, मतलब थोड़ा उग्र। ठीक है, जो गरम दल था वो कैसे था, उग्रवादी वो था। और गरम दल के अगर मुख्य नेताओं की बात करें तो लाल बाल पाल, आपका काम है इन तीनों का जो नाम है उसको आप लोग मुझे बताओगे। लाल बाल पाल बोलते हैं, तीन नेता हैं जिनका नाम से ये बना है। चलिए, तो हम देखते हैं सूरत अधिवेशन क्या होता है। सूरत अधिवेशन में दो भाग बट जाता है, बाद में जाके बढ़ता है, वो होता है। फिर हम दिल्ली दरबार में आएंगे, दिल्ली दरबार में क्या क्या चीजें हुई। फिर हम आते हैं इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो कि 1919 तक चलता है। ठीक है, इस विश्व युद्ध में किस तरीके से चीजें हुई, ठीक है, ब्रिटेन ने किस तरीके से साथ दिया, भारत का क्या रोल रहा, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे लखनऊ समझौते में। 1916 का लखनऊ समझौता, जिसे आप ज्यादातर लखनऊ पैक्ट के नाम से सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो संबंध है उसमें क्या आ गई थी सॉरी, खटास आ गई थी। ठीक है, उसमें खटास आ गई थी। लेकिन और ये पूरे ड्यूरेशन यही चीजें चलती रही, एक दूसरे का विरोध करते रहे, एक दूसरे को समर्थन नहीं देते रहे। लेकिन लखनऊ पैक्ट में, ठीक है, 1916 के लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट जो कि लखनऊ में अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने का फैसला लेती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन, निम्न में से वो कौन सा आंदोलन है या कौन सा समझौता है जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आई। तो आपको बताना है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। ठीक है, फिर हम आते हैं 1916 में ही, है ना, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। सबसे पहले तो एनी बिसेंट द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और बाद में इसको और विस्तार किया जाता है और क्या बोलते हैं, इसको विस्तार किया जाता है। तो होम रूल लीग में हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही है, किस तरीके से सारे अधिवेशन इसका क्रियान्वयन हो रहा है। उसके बाद हम 16 तो आ गया, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आपका 1605 में, लाइट आज बहुत आना जाना कर रही है तो आपको लाइट थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगी, बट ठीक है, हम अपनी क्लास उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होने देंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर 1915 में, ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो जनवरी
1915 में क्या करते हैं, भारत आते हैं। कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म करके भारत आते हैं, और यहाँ पर जो स्थिति वो देखते हैं उसका वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। और कई सम्मेलनों में भाग लेते हैं, कई आंदोलनों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी को हम देखेंगे। और यही वो समय रहता है, मुख्य रूप से 1916 का जो समय रहता है, 1915 में तो वो आते हैं, लेकिन जो 1916-17 का समय है, हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो अब क्या होने लगते हैं कि जो भारत की उस समय की जो पूरी वो चल रही थी, क्या बोलते हैं, जो राजनीति चल रही थी, है ना, खराब वाली राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो राजनीति चल रही थी उसमें गांधी जी का प्रवेश होता है, ठीक है। किस तरीके से गांधी जी जो है वो उसमें चंपारण आंदोलन से और मजदूर आंदोलन से, कृषक आंदोलन से क्या करते हैं, भारत की जो राजनीतिक रहता है, राजनीति रहता है, उसमें उनका प्रवेश को हम समझेंगे। और उनके प्रवेश के साथ ही चीज़ें आगे बढ़ती है। 1919 में हमने जैसे कि पढ़ा, ये 1919 तक चला, ठीक है। तो 1919 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, ब्रिटेन सरकार जो है वो बौखला जाती है और एक एक्ट निकालती है, क्या, रोलेट एक्ट। इस एक्ट में ये कहा जाता है कि भाई हम किसी से पूछेंगे नहीं, गिरफ्तारी का वारंट नहीं देंगे, जिस पे भी हमको शक होगा हम उसको बिना जांच परख के क्या कर लेंगे, उनको उठा लेंगे और जेल में डाल देंगे, सिर्फ शक के आधार पर। तो इसका जो विरोध है वो लोग क्या करते हैं, पूरे देश में इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। और इसी में से एक विरोध जो है वो पंजाब के जलियांवाला जो बाग होता है, गार्डन है ना, बाग, वहां पर ये इसको क्या किया जाता है, लाया जाता है, सॉरी लाया बोल रही हूँ, वहां पर इसका विरोध सम्मेलन, कोई हिंसक सम्मेलन नहीं किया गया था, बस लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, बस इतना ही था। और इस पर जो है वो एक ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी, आपको उसका नाम बताना है, ये भी आपका क्वेश्चन है, आपको नाम बताना है। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो क्या करते हैं, जलियांवाला बाग में कहा जाता है कि सब दरवाजे बंद करके अंधाधुंध गोली चला दी जाती है और एक बहुत बड़ा हत्याकांड, एक बहुत बड़ी मात्रा में मासूम और निर्दोष लोग जो है उनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेंगे, यहाँ पर उस पूरे घटना को पढ़ेंगे किस तरीके से हुआ, ठीक। तो इसका ही विरोध करने क्या होता है, इसके विरोध करने या इस वजह से ही क्या होता है, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया जाता है। गांधी जी कहते हैं अब हम इनका सहयोग ही नहीं करेंगे, किस तरीके से, हम इनके कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इनके स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, हम सारी नौकरियां छोड़ देंगे, जो भी पदवी ये देते हैं उसको ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है, और उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वकालत छोड़ देंगे, मतलब हर वो चीज जिनसे हम इनका सपोर्ट कर सकते हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो 1920 का हम क्या पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। तो जो असहयोग आंदोलन है वो बढ़िया मस्त एकदम चलता रहता है, ठीक है। सब लोग ब्रिटिश जो सरकार है वो इससे परेशान रहती है, लोग जो है वो बड़े खुश होते हैं, लगता है कि अब तो भाई ये लोग भाग ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, एक दल जो है वो बिहार का जो चौरी चौरा नामक स्थान है वहां पर उग्र हो जाता है। और क्योंकि इसमें कहा गया था असहयोग आंदोलन में कोई भी हिंसक नहीं होगा, सब शांति के साथ चीजें करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 1922 में क्या होता है, ये दल जो है, एक दल जो है वो उग्र हो जाता है और उग्र होने के बाद में एक थाने को, जो अंग्रेज़ों का जो एक थाना होता है उसको बंद करके आग लगा दिया जाता है, जिसमें कई पुलिस वाले क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब इस वजह से जो गांधी जी हैं वो क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते, कहते हैं कि अब ये असहयोग आंदोलन बंद। रीजन क्या है, मैंने कहा था कि क्या नहीं होगा, अहिंसा नहीं होगी, लेकिन अब अहिंसा हो रही है। तो जब गांधी जी इसको बंद कर देते हैं उससे बहुत सारे नेता जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जिनमें जो प्रमुख है वो है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि गुस्सा मतलब उनसे
क्या बोलना चाहिए, उनसे वो तारुफ नहीं रखते कि भाई असहयोग आंदोलन इतना अच्छा चल रहा है, लोग इतने अच्छे से इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है, हमने इतनी मेहनत की है इसमें और आप उठा के सीधे बंद कर दे रहे हो। ठीक, तो इस बात को देखते हुए क्या होता है कि वो जब ये बंद कर दिया जाता है तो उस क्रम को बढ़ाते हुए, है ना, उसको ताकि लोगों के अंदर से जो उत्साह उनके अंदर जो पैदा हुआ है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसको बढ़ाते हुए मोतीलाल नेहरू जो हैं वो क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कब? 1923 में। और इस पार्टी का भी यही नियम होता है कि भाई हम इसका उद्देश्य ये होता है कि हम जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, आगे हम उसको देखेंगे और अच्छे से। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने के बाद में जो भी ब्रिटिश सरकार जो भी नियम लाई, मान लीजिए उन्होंने नियम लाया कि किसानों से अब 50% टैक्स लिया जाएगा, तो ये क्या बोले कि हम लोग उसका विरोध करेंगे। अब हम उनके जो संसद है उसमें घुस के, उनके लेजिस्लेटिव जो वो है उसमें घुसकर उनका विरोध करेंगे और नीतियों को वहीं पर ही पास नहीं होने देंगे, क्योंकि वहीं से सब चीजें पास होती है, भारत के अंदर ही ना। तो इनका उद्देश्य यही था, ये होता है। फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन को देखेंगे। फिर इसी के तर्ज पर क्या होता है, साइमन कमीशन को क्यों बुलाया जाता है, ताकि वो सब नियम कानून बनाए, और इसके लिए क्या किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, और जब इसके नारे लगते हैं तो क्या बोलते हैं, ये लोग गुस्सा जाते हैं। ठीक है, कौन लोग, ब्रिटेन लोग, और इंडियंस को ये चैलेंज देते हैं कि अगर इतना दम है तुम्हारा तो जाओ तुम क्या बना के दिखाओ, हमको खुद का संविधान बना के दिखाओ। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे थे नेहरू रिपोर्ट को, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है, पहले यहाँ पर समझिएगा। साइमन 1919 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसकी जांच के लिए साइमन कमीशन जो है वो क्या करता है, भारत आता है। अब ये साइमन कमीशन में हम देखते हैं कि 7 लोगों का सदस्य होता है, लेकिन इन 7 में से एक भी भारतीय नहीं होता, और इसी का जो है वो कांग्रेस विरोध करती है। क्योंकि उस समय तक क्या हुआ रहता है भाई, कि जो कांग्रेस है वो जो है भारत में स्वतंत्रता का, या भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं उनका चेहरा, या एक तरीके से बोलना चाहिए कि प्रतिनिधित्व करने लगी थी। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉरी कि वो क्या करती है, इसका विरोध करती है। जब ये लोग आते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का। इस विरोध से ही गुस्सा होकर, या इस विरोध से ही आक्रोशित होकर जो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं, भारतीय लोगों को चैलेंज देते हैं कि तुम चलो हमारा तो विरोध कर रहे हो, लेकिन अगर तुम में दम है, या तुम अगर इतने सक्षम हो, तो तुम एक क्या बनाओ, एक संविधान बना के दिखाओ हमको। ठीक है, अब ये जो चैलेंज है इसको कांग्रेस या भारतीय जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में 1928 को, ठीक है, कब, 1928 को दिल्ली में, है ना, 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं। याद रखिएगा, कई एक दो जगह ये बार पूछा हुआ है इस टाइप का कि मोतीलाल नेहरू कि जवाहरलाल नेहरू, तो जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की वो मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के पापा है ना भाई, कौन है, मोतीलाल नेहरू हैं। उन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। तो हम देखते हैं कि उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया, सभी दलों, सर्वदलीय ना, सारे दलों को बुलाया गया, उनसे उनके विचारों को लिया गया। ठीक है, उनसे सलाह ली गई, और सभी दलों के बातचीत से उनकी सलाह मशवरा किया गया, और एक संविधान का एक रूप रेखा। लेकिन इसकी खासियत ये रही कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इस सर्वदलीय बैठक से जो लीग होती है, मुस्लिम लीग, वो अपना किनारा करती है या उसका बहिष्कार करती, बोलती हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है,
और क्या करती है, अपने लिए एक अलग ही रिपोर्ट बनाती है जिसमें वो उन 14 बिंदुओं को रखती है और सरकार के सामने या अंग्रेज सरकार जो है उनके सामने रखती है, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जाकर वही 14 सूत्र जो रहते हैं वो उनके प्रचार के लिए काम आता है। वापस हम नेहरू रिपोर्ट में आते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट बना दी जाती है, सबकी उसमें सहमति होती है, उसके बाद में इस रूपरेखा को अंग्रेज सरकार के सामने रखा जाता है, लेकिन अंग्रेज सरकार इसको पूरी तरीके से नकार देती है। और ये जो चीज़ है वो लगती है बुरी किसको, जो उस समय पर भारतीय रहते हैं। रीज़न भी है कि भाई पहले तो आपने हमारे समर्थन में कुछ काम नहीं किया, हम जब उसका विरोध किए तब आपने हमको चैलेंज दिया। ऐसा भी नहीं कि हमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, ना सिर्फ हमने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया बल्कि उस चैलेंज को पूरा भी किया, और आप चैलेंज पूरा करने के बाद बोलते हो कि हमको वो मान्य ही नहीं है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो बना था और इस बात से आक्रोशित होकर जो कांग्रेस है ना भाई, अब वो क्या करती है, जब तक इस समय तक 1929 आ जाता है, 1929 आ जाता है और इस 29 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है कई बार एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चाहे आप स्टेट पीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, व्यापम ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, जो चाहे वो ले लो, लेकिन इसको कई बार पूछा है तो इसको एकदम रट के घोट के पी जाओ। ठीक है, किसको, कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्यों की गई थी भाई, हमने नेहरू रिपोर्ट रखा और आपने स्वीकार नहीं किया तो गुस्साएंगे तो ना, है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम इससे पहले के समय का बात करें, भाई इस समय पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, इतने दिन से हम आज़ादी तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तक क्या था, 1929 से पहले तक, लाहौर अधिवेशन से पहले तक क्या था, ये कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम रानी के अंडर में ही क्या करेंगे, जो क्वीन है, ब्रिटिश क्वीन थी, उनके अंडर में ही हम क्या करेंगे, अपना शासन चला लेंगे, आप हम पर अधिकार करो, हमको लेकिन फ्री छोड़ दो, हम अपने तरीके से आपके अंडर में ही काम करेंगे। लेकिन जब ये वाला सिनेरियो आता है, नेहरू रिपोर्ट और लाहौर नेहरू रिपोर्ट वाला, तब ये कहा जाता है कि अब तुम जाओ जहां तुमको जाना है, हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब अब हम थोड़ा भी हिस्सा तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम जाओ यहाँ से, हम अपना शासन खुद ही चलाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? चलिए, और उसी को कहा गया है पूर्ण स्वराज। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और उसी के आधार पर अब आंदोलनों को करना, उनका क्रियान्वयन करना प्रारंभ किया गया। इसी क्रियान्वयन के तहत सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया, जिसका जो प्रारंभ है वो दांडी मार्च के द्वारा किया गया। हम सब जानते हैं दांडी मार्च को, हमने कई बार पढ़ा है। क्या पढ़े हैं भाई, कि दांडी मार्च जो है गांधी जी उसको प्रारंभ करते हैं, साबरमती के तट से प्रारंभ करके दांडी के तट तक जाते हैं, वहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। आप छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि बिलासपुर में, रायपुर में और धमतरी में, यहाँ पर भी क्या किया गया था, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था कृत्रिम रूप से। यहाँ तो समुद्र नहीं है ना, तो चीज़ों को उस तरीके से लेके पढ़ना है। ठीक, फिर हम इसमें दांडी मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है इसमें का क्वेश्चन, उसको देखेंगे। फिर हम आएंगे किसमें, पूना पैक्ट पे। ठीक है ठीक है, दांडी मार्च की अगर हम पृष्ठभूमि लें या सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम पृष्ठभूमि को लें, तो हम देखते हैं कि जो गांधी जी हैं उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक 11 सूत्रीय मांग रखी थी। ठीक है, 11 सूत्रीय मांग रखी थी और इस मांग को अंग्रेज जो है वो नहीं मानते हैं और गांधी जी ने उन्हें एक तरीके से अल्टीमेटम दिया कि अगर आप इनको नहीं मानोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे।
वही होता है कि ये लोग नहीं मानते और तब सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। कहाँ से? तो भाई साबरमती आश्रम, अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है वहाँ से शुरू किया जाता है और 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर का जो दायरा है उसको पूरा किया जाता है, मतलब रास्ता जो है उसको पूरा किया जाता है। और उसके बाद में दांडी नामक गांव में गांधी जी क्या करते हैं, नमक बनाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। इसकी विशेषता ये रही कि लगभग 73 जो गांधी जी के अनुयायी हैं, है ना भाई, 73 जो अनुयायी हैं उनके साथ में गांधी जी ने इसको प्रारंभ किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस वो 200 किलोमीटर जहाँ गांधी जी चलते थे, है ना भाई, जहाँ से होके गुजरते थे, वहाँ गांव जो है, गांव के जो लोग हैं वो लोग उस झुंड में मिलते जाते थे। और जब ये 200 किलोमीटर चल के जब वो दांडी पहुँचते हैं, दांडी गाँव में पहुँचते हैं, तब तक वो जो 73 लोगों से मिलकर बनी जो सभा थी या जो ग्रुप था वो हजारों का बन गया रहता है। और वहीं पर गांधी जी क्या करते हैं, सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं और कहते हैं नमक पर किसी का भी अधिकार नहीं है ना भाई, और सामान्य लोगों के लिए करते हैं। फिर हम देखते हैं पूना पैक्ट आता है, तो इसके बाद हम पूना पैक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्या है भाई? तो पूना पैक्ट एक्चुअल में क्या है कि इस समय पर एक रूल आता है, एक नियम, मतलब एक प्रस्ताव बोल लीजिए या एक नियम बोल लीजिए या एक अधिनियम बोल लीजिए, वो आता है जिसके तहत जो हरिजन है ना भाई, जो हरिजन है उनको हिंदुओं से अलग रखा जाता है, बोलते हैं कि वो लोग अलग हैं। और क्या किया जाता है, उनके लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बात कही जाती है। लेकिन इस बात से गांधी जी संतोष नहीं करते हैं, ठीक है, उनको संतुष्टता नहीं रहती, वो बोलते हैं वो अलग कैसे हैं, ठीक। और इसी मुद्दे पर वो क्या करते हैं, जेल में उस समय तो रहते हैं लेकिन वो अमरण अनशन पर चले जाते हैं, ठीक। कौन? गांधी जी। और इसी संदर्भ में जो मदन मोहन मालवीय है, वो ये लोग सब मिलके जो अंबेडकर हैं उनके साथ में वार्ता करते हैं और बातचीत करते हैं, बातचीत का रास्ता निकालते हैं। और इस मार्ग से ये निकलता है, क्या बोलना चाहिए, ये उद्भव निकलता है या ये उसका निकलता है कि भाई उनको पृथक नहीं किया जाएगा, लेकिन सामान्य क्षेत्रों में ही जो हरिजन है उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व की जाएंगी। तो अलग क्षेत्र नहीं बना के समान क्षेत्र में उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देना, ठीक है। तो यही जो समझौता है वो क्या कहलाया, पूना पैक्ट कहलाया। चलिए इसके बाद हम गोलमेज सम्मेलन में आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, वो हुआ, बड़ा ही बढ़िया इसकी भी कहानी है। एक में गांधी जी जाते हैं, एक में बोलते हैं जाओ मैं नहीं जाता, दूसरे में जो गोलमेज के आयोजक हैं वो बोलते हैं जाओ हम तुमको नहीं बुलाते, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े ही अच्छे से हम इसको देखेंगे। विशेषकर ये देखेंगे कि इन गोलमेज सम्मेलनों का क्या असर पड़ा भारत पर, कांग्रेस की उस समय की नीतियों पर और भारत की आज़ादी पर। इसी के बाद हम देखते हैं कि उस गोलमेज सम्मेलन के बाद में ये 3 सम्मेलन होता है, ठीक है। ये कितना, 3 सम्मेलन होता है 1930, 1931 और 1932 में। फिर हम देखते हैं 32 के बाद में हम देखते हैं कि 1935 में, ठीक है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। जब ये वाला पोर्शन आएगा तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। क्यों अच्छे से देखेंगे? क्योंकि भारत वर्तमान में भी जो हमारा संविधान है वो काफी इससे क्या बोलना चाहिए, विकसित रूप है, एक तरीके से कह सकते हैं इसको, और मतलब आधार है ये, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। हालांकि वो टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है वो आपको संविधान का ऐतिहासिक विकास में पढ़ना है, संविधान वाले पोर्शन में पढ़ना है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसमें यहाँ पर करेंगे। फिर हम आते हैं कि इसी के आधार पर जो जितने भी रूल्स आए थे उसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। क्या होता है? 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है और इस चुनाव के अंतर्गत, है ना भाई, कांग्रेस जो है उसको बड़ी मात्रा में सफलता मिलती है, ठीक है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े राज्य जो है, बड़े बड़े जगह जो है उसमें कौन जीतता है, कांग्रेस जो है वो जीतती है। और
शासन पर आती है, ठीक है। कई मंत्री पद जो है उनको मिलता है, ऐसा नहीं कि लीग नहीं जीतता, वो भी जीतता है, लेकिन कांग्रेस जो है उसकी जीत बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि ये होता है, ठीक। उसके बाद आता है मतलब लगभग ये मतलब कांग्रेस आती है, सत्ता पे आती है, काम करती है और 28 महीनों में ही ये कैसा काम करती है, बेहतरीन काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। तो इस अधिवेशन की खास बात क्या रही? इस अधिवेशन की खास बात थी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब क्या होता है इस अधिवेशन में कि अध्यक्षता, ये वाला समय आया, 1939 का समय आया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1939 का समय आया, त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में क्या किया गया, अध्यक्ष पद को लेकर इलेक्शन किया गया। तो सबसे पहले जो एक पक्ष से थे वो थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे जिनको गांधी जी का पूर्ण समर्थन था वो थे पट्टाभी सीतारमैया। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है ना भाई, जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ही आसानी से पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर देते हैं। और गांधी जी जो हैं वो इसमें कहते हैं कि जो पट्टाभी सीतारमैया वो मेरा कैंडिडेट था या मेरी ओर से था, तो वो एक्चुअल में उसकी हार नहीं है, वो किसकी हार है, मेरी हार है। और वो ये कहकर क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब मैं उसमें सहयोग नहीं करूंगा। मतलब हम ये देखते हैं कि जो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी ने इनडायरेक्ट रूप से गांधी जी को हराया था। और इस हार के कारण, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी वो अलग थी, है ना भाई, हम देखें उनकी विचारधारा अलग थी और गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। और यही वो आधार था कि गांधी जी बोलते हैं कि तुम जीते हो तो तुम अपनी तरफ से तरीके से चीजें करो, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। समझ आ रही मेरी बात? तो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना ये जो पद है उससे त्याग पत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसको हम और आगे जब इस चैप्टर में आएंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। तो आपको ये त्रिपुरी अधिवेशन भी याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि 1939 में ही क्या प्रारंभ हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन क्या करता है, क्योंकि इसमें उसकी हालत थोड़ी खराब रहती है, तो इस युद्ध में ब्रिटेन क्या करता है कि भारत से बिना पूछे, भारत के लोगों से, जितने भी भारतीय, जितने भी प्रांतीय चुनाव में जीते हैं कांग्रेस या जो भी दल भारत में है, उनसे बिना पूछे, उनसे बिना बताए भारत की जो सेना रहती है उसको द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर देती है, झोंक देती है, या बोलती कि तुम भी जाकर शामिल कर देती है। भारत चाहता नहीं था, भारत किसी भी युद्ध में सामने से शामिल हो नहीं चाहता था, लेकिन ब्रिटेन क्या कर देती है, ऐसा करती है। और इससे नाराज होकर, है ना भाई, इससे नाराज होकर जितने लोग भी इस प्रांतीय चुनाव में जीते रहते हैं वो सब क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। बोलते हैं कि हमको, मतलब विरोध जताने के लिए, हम व्यवस्थापिका जो है उसको चलने ही नहीं देंगे, है ना, जितना भी प्रशासन है उसको चलने ही नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, उससे त्याग पत्र दे देंगे। तो जब ये त्याग पत्र देते हैं कांग्रेस वाले, तो लीग वाले बड़े खुश हो जाते हैं, आज सॉलिड पार्टी आज तो, है ना भाई, क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और वो उस दिवस को मुक्ति दिवस के नाम से मनाते हैं कि कांग्रेस से देश को आज़ादी मिली, इस टाइप का उनका सोच रहता है और इस हिसाब से मनाते हैं। और वही हम देखते हैं कि उसके बाद 39 के बाद जब मार्च 40 आते आते जो लीग है वो पाकिस्तान की मांग रख देती है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? जब इस चैप्टर में आएंगे तब इससे कुछ चीज़ों को देखेंगे। इसमें अगर आपके लिए जानने के लिए बात है तो किसने मांग रखी, प्रारंभिक रूप में किसने मांग रखी, पहले प्रधानमंत्री वहाँ के तो हम जानते ही हैं, राष्ट्रपति जो है जिन्ना, उनको जानते ही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको बस याद रख लेना है।
हमेशा नहीं पूछता लेकिन कभी कताल पूछ लेता है, उस आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, चलिए अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे 1940 में। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है। ठीक, तो दूसरा विश्व युद्ध इस समय चलता रहता है और गांधी जी ये कहते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध है ना भाई, क्या है, जो दूसरा विश्व युद्ध है इसमें ब्रिटेन की हालत जो है वो पस्त है, और ऐसी हालत में अगर हम उन पर दबाव डालें, अगर हम अपने आंदोलनों को बढ़ाकर उन पर दबाव डालें तो ये नैतिक नहीं होगा। तो अगर हमको उन पे दबाव बना के रखना है लेकिन नैतिकता के साथ भी चलना है तो हम क्या करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब इससे क्या होगा, एक नैतिक रूप से उन पर दबाव भी बना रहेगा लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब परेशान होंगे नहीं उन लोग लेकिन उन पर दबाव बना रहेगा। इसी के आधार पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया और देश के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जो हैं वो सर्वप्रथम उन्होंने ही इस सत्याग्रह को किया। छत्तीसगढ़ में भी ये सत्याग्रह हुआ था, आप खोल के देख लेना, अगर सर पढ़ाए हैं तो अच्छी बात है ना, अगर वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो भी आप लोग चैप्टर पलट के देख लेना कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किसने कौन वो व्यक्ति था जिसने छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है आपको। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 1942 में हो जाती है, जिसने कह दिया कि भाई अंग्रेज अब निकलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं फिर हम पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं आज़ाद हिंद फौज पर। तो जब हम आज़ाद हिंद फौज को देखते हैं तो इसमें हम इसकी स्थापना किसने की थी भाई? तो सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व को हम देखते हैं कि उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले इसको किसने किया था। एक्चुअल में जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को क्या किया था, फिर से रीस्टैब्लिश किया था, उसको पुनर्जीवित किया था। लेकिन प्रारंभ में इसकी स्थापना किसने की, किस तरीके से इसने काम किया, इन सब चीज़ों को हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद हम शिमला सम्मेलन को देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इन सभी प्रयासों का क्या होता है, फायदा पहुंचता है और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। इसी के आधार पर भारत में अंतरिम सरकार का निर्माण होता है। अंतरिम सरकार के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। क्यों संविधान सभा का निर्माण हुआ? इसलिए संविधान सभा का निर्माण हुआ ताकि भारत को पूरी रीति से आज़ाद करने से पहले एक संविधान भारत के लिए बना दिया जाए। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से, या क्वालिटी में पढ़े होंगे लेकिन हम लोग भी इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। संविधान सभा जो है इसको हम लोग बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार के, है ना। तो संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, समितियां बना दी जाती हैं जो अलग अलग क्षेत्र के लिए क्या बनाती है, संविधान बनाती है। लगभग 2 साल में संविधान सभा का कार्य जो है वो पूरा होता है, और भी है ना, लगभग 2 साल में संविधान सभा का कार्य पूरा होता है। इसके बाद में फाइनली, ठीक है, फाइनली सितंबर में घोषणा होती है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त कर देता है और आज़ाद हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है और उसी के आधार पर भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात? तो कैसे हमने शुरू किया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। किस तरीके से नवीन राज्यों का उदय हुआ, फिर विदेशी जो यूरोपियन थे वो लोग आए, कैसे उन लोगों ने यहाँ के देशवासियों से लड़ाई की, उनका अत्याचार बढ़ा तो कैसे क्रांतियाँ हुई, मजदूर लोग आंदोलन किए, किसान लोग आंदोलन किए, और जो भारत का
आंदोलन है उसको संगठित रूप देने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया गया, उसके प्रमुख अधिवेशन, ठीक है, एक और ग्रुप निकला क्रांतिकारियों का, उन्होंने कैसे काम किया, शिक्षा ने किस तरीके से भारत में काम किया आज़ादी दिलाने के लिए, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने किस तरीके से काम किया, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल किस तरीके से काम करता है, लीग की स्थापना, सारी चीज़ें कि चौरी चौरा हत्याकांड, होम रूल लीग है ना, महात्मा गांधी का रोल एक्ट, जलियांवाला, असहयोग है ना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, फिर इधर जो हमने देखा, मतलब एक तरीके से हम देखें कि हमारा जो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था वो चलते चलते नेहरू रिपोर्ट्स और लाहौर अधिवेशन, दांडी यात्रा, त्रिपुरी अधिवेशन करते 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 फाइनली हम स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे, आज़ाद हो गए, खुश हो जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और विशेषकर ये समझ में आया होगा कि कैसे एक एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। मैंने ये आपको इसीलिए ही लिखवाया है ताकि आप लोग देखिए, जो आधुनिक भारत है ना उसमें आपको बहुत सारा फैक्ट मिलेगा, बहुत सारा, और आपको कंफ्यूजन का क्या होगा, असहयोग आंदोलन पहले आया था कि भारत छोड़ो में तो नहीं होगा, देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले आया था, अरे भाई जलियांवाला रोल एक्ट पहले आया था कि साइमन कमीशन आया था, एक हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, हंटर तो वो कब आया था, तो आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप सबके आने का रीज़न जान लो कि ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, इंटीग्रेटेड है ना, एक दूसरे से जो इंटरलिंक करके, इंटरलिंकिंग के थ्रू पढ़ोगे, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ोगे, इसका रीज़न ये जोड़ के पढ़ोगे तो आपको ना चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। क्योंकि मैं भी जब याद करती थी, आप लोग जैसे स्टूडेंट थी तो मैं भी ऐसे ही याद करती थी, तो जब हम एक दूसरे को चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं तो हमको क्या होता है वो अच्छे से याद रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको इसलिए स्किप मत कर देना इस वीडियो को, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नवीन स्वतंत्र राज्यों को देखेंगे, उसके सारे डिटेल्स को देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या राज्य उत्पन्न हुए, इस तरीके से हम सारी डिटेल्स को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये जो प्रयास है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसमें सहयोग दीजिए, पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख के जो होमवर्क मिल रहा है उसको कंप्लीट करके आप लोग इसमें सहयोग दीजिए, ओके। इसी के साथ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।